जिस तरीके से ये आवाम के साथ मतलब जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं। अच्छा, मिनिस्टर्स की शुगर मिल्स, मिनिस्टर्स ही उसको सब्सिडी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरी फैक्ट्रीज को या दूसरी चीज़ों को सब्सिडी कैसे मिलेगी जब पूरी सब्सिडी वो अपने आप को ही ले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो। आज की हमारी वीडियो व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो है एक ड्रोन स्ट्राइक का जिसको यूएस ने करवाया था। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda. अब आप सोच रहे होंगे कि ये असैसिनेशन और इस वीडियो का क्या रिलेशनशिप है। ये कि क्या हमारी अमेरिका मदद करेगा और वो फिर हमें कोई हमारे से डिमांड नहीं करेगा। Pakistan has finally managed to secure an IMF bailout, yet another bailout to be frank. एक टेररिस्ट को मारने के सपोर्ट देने के रिटर्न में लोन मिलेगा पाकिस्तान को, ये कैसी डील है? अब क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यूजुअली यूएस को परमिशन चाहिए होती है एक नेबरिंग कंट्री से अफगानिस्तान की एयर स्पेस एंटर करने के लिए या फिर किसी टारगेट की रेकी करने के लिए, और कई देश ये परमिशन यूएस को नहीं देंगे। कुछ ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि पाकिस्तान ने ही यूएस को हेल्प करी थी इस अटैक के लिए ताकि उनको एक $multi-billion लोन पैकेज मिल जाए आईएमएफ से, क्योंकि अभी पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। ये पाकिस्तान का 22nd आईएमएफ बेल आउट होगा। इतने बेल आउट्स हिस्ट्री में किसी भी देश को नहीं मिले, और अगर पाकिस्तान को ये बेल आउट नहीं मिलता तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती थी। और ये चीज बस मैं नहीं कह रहा हूँ, कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने भी कहा है। पाकिस्तान इज लुकिंग ऑन ट्रैक टू बिकम द नेक्स्ट श्रीलंका। और आपको पता है कि एक फैक्टर क्या है पाकिस्तान की प्रॉब्लम के पीछे? चाइना। ये है पाकिस्तानी रुपी। इस साल ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही है एशिया में। जुलाई के महीने में ही पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू अपनी हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट वैल्यू तक पहुंच गई थी। अब कई बेसिक चीजें जैसे खाना, मेडिसिन, एनर्जी और ऑयल के लिए पाकिस्तान इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। इसी वजह से कई बेसिक चीजों के दाम बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। पर ऑयल और मेडिसिन जैसी चीजें तो पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए उधर की सरकार अपने फॉरेन रिजर्व्स यूज कर रही है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू बहुत गिर गई है। इनफैक्ट पाकिस्तान के रिजर्व्स अब अफगानिस्तान के रिजर्व से भी कम हो गए हैं। इमेजिन करिए ये हालत हो गई है पाकिस्तान में। कॉन्टेक्स्ट के लिए, जहां पाकिस्तान के रिजर्व करीब $8.5 बिलियन के हैं, इंडिया के $600 बिलियन और चाइना की $3 ट्रिलियन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस सिचुएशन की वजह से ही पाकिस्तान वापस आईएमएफ के पास गया एक लोन के लिए। पर एक्चुअली पाकिस्तान सबसे पहले आईएमएफ के पास नहीं गया था, बल्कि अपने फ्रेंडली देश सऊदी अरेबिया और यूएई के पास गया था, जिन्होंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है कि उनको बार बार एक लोन की जरूरत पड़ जाती है। इसके बारे में बात करते हैं। ये फोटो है क्रिकेट मैच से, और जो बॉलर है वो है इमरान खान। ये मैच हुआ था 2012 में ऑक्सफोर्ड शायर में एक घर में जो एक 17th सेंचुरी रेसिडेंस है। ये घर है आरिफ नकवी का, जो आर्ग्यूबली पाकिस्तान के सबसे रिचेस्ट इंडिविजुअल्स में से एक है। अब ये लग तो रहा है एक फ्रेंडली मैच, पर इसकी अहमियत एक क्रिकेट मैच से बहुत ज्यादा है। इस मैच के लिए गेस्ट को करीब 2000 पाउंड देने थे ये अटेंड करने के लिए, यानी कि करीब 2 लाख रुपए, और बोला गया था कि ये पैसा चैरिटी के लिए यूज किया जाएगा। पर अल्टीमेटली करीब $2 मिलियन इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के लिए ट्रांसफर हुए थे। अब आप बोलोगे कि आरिफ नकवी ने मैच ऑर्गेनाइज क्यों करवाया? ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट क्लियरेंस दे दे एक कंपनी के लिए जो वो बेचना चाहते थे। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तानी इकोनॉमी की, कि जो रूल्स हैं कि कई रूल्स बड़े बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं, आम लोग और उनकी इकोनॉमी को नहीं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है जहांगीर तरीन, पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन, जिन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मदद करी थी इमरान खान की ताकि वो पीएम बन सके 2018 में। गेस करिए कि उनका मेन बिजनेस क्या है? शुगर। Here we go again. शुगर, जो पाकिस्तान में
शायद सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है और हर पॉलिटिशियन का कनेक्शन है इस इंडस्ट्री में। इनफैक्ट उधर के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ, उनके भी बहुत बड़े स्टेक्स है इस इंडस्ट्री में। इन पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से ही पाकिस्तानी सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडीज देती है शुगर मिल्स को, और ये सारी सब्सिडीज टैक्स पेयर्स के पैसों से ही जाती है। अब क्योंकि इतनी सब्सिडीज शुगर इंडस्ट्री को मिल रही है, उसका मतलब है कि दूसरी इंडस्ट्रीज ग्रो ही नहीं कर पाती। और अगर हम फेवरेटिज्म की बात करें तो हमें पाकिस्तानी मिलिट्री की तो बात करनी ही पड़ेगी। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि पाकिस्तानी मिलिट्री बस एक मिलिट्री है, पर ऐसा है नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि उधर की मिलिट्री देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर और मैनेजर है, और क्योंकि उनका इतना बड़ा कंट्रोल है रियल एस्टेट पर, दूसरे मेजर प्लेयर्स इस सेक्टर में घुस ही नहीं पाते। फिर दूसरा फैक्टर है चाइना। इस फोटो को देखिए जहाँ एक पाकिस्तानी और चाइनीज सोल्जर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए बैठे हैं, ऑलमोस्ट मानो कि वो बेस्ट फ्रेंड्स हो। रिपोर्टेडली एक चाइनीज ऑफिशियल ने एक यूएस ऑफिशियल को कहा था कि पाकिस्तान चाइना का इजराइल है। वो ये बताना चाहते थे कि चाइना और पाकिस्तान बहुत ही करीब है, और पाकिस्तान के लिए फीलिंग नेचुरल है क्योंकि चाइना की तरफ से इतनी इन्वेस्टमेंट आई है। $7.2 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट, $2 बिलियन का मेट्रो सिस्टम लाहौर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, एक मेजर सी पोर्ट और कई और चीजें। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जहाँ चाइना ने कहा है कि वो $62 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, जो पाकिस्तानी जीडीपी का ऑलमोस्ट 25% है। इमेजिन कीजिए कि चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है जो 1/4 है पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का। ये डिपेंडेंस है पाकिस्तान की चाइना पर। China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, China came to our rescue. पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है ना कि चाइना इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली कई प्रॉब्लम्स हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चाइना की कई इन्वेस्टमेंट्स जा रही है पाकिस्तान में ऐसे पावर प्लांट्स बनाने के लिए, पर इन इन्वेस्टमेंट्स में एक कैच है कि ये पावर प्लांट्स के ओनर्स चाइनीज लोग ही होंगे और इनको बनाया भी जा रहा है चाइनीज इक्विपमेंट से। अब क्योंकि ये मशीनरी को इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसकी वजह से पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा है। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज अपना लेबर भी हायर कर रही है। अब बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करना या फिर अपना लेबर यूज करने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब फॉरेन देश के एम्प्लॉयज या फिर टेक्नोलॉजी जब इंपोर्ट करी जाती है, तो जो नॉलेज ट्रांसफर होता है इन सब चीजों से, वो होता नहीं है लोकल लोगों के बीच, और ऐसा ही अभी पाकिस्तान में हो रहा है। थर्डली इश्यू है कि पाकिस्तानी सरकार खुद इतना पैसा नहीं कमा पा रही। जैसे मार्च 2022 में इंडिया में पेट्रोल का दाम था करीब 100 रुपए पर लीटर, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब गैस कीजिए कि ऐसी हालत में पाकिस्तान में क्या प्राइस है पेट्रोल का, 149 पाकिस्तानी रुपीस या फिर करीब 50 इंडियन रुपए, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान बहुत सब्सिडी दे रहा था ऑयल के लिए। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसी पॉलिसीज गरीबों के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसी पॉलिसीज कई सालों से चली आ रही हैं और कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कोई कदम नहीं उठाना चाहता इन पॉलिसीज को हटाने के लिए। हाई सब्सिडीज के अलावा टैक्स कलेक्शन भी बहुत बुरा है पाकिस्तानी सरकार का। हर 10 लाख लोगों में से बस करीब 3 लोग ही टैक्सेस देते हैं पाकिस्तान में। IMF ने रिसेंटली कहा कि पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 62% कम है उस वैल्यू से जो होना चाहिए। और फाइनली प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की पाकिस्तान में। इंडिपेंडेंस से करीब 30 प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके पाकिस्तान में, और सेम पीरियड में इंडिया में बस 19 प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं। इनफैक्ट 75 ईयर्स में ऐसी कोई भी सिविलियन रूल पाकिस्तानी सरकार नहीं रही है जिसने अपने 5 साल कंप्लीट करे हैं। इमरान खान भी नहीं। और आप जानते हैं कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अब जब सरकार बदलती रहेगी तो इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे? इन सारे रीजंस की वजह से ही वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है कि पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फेस कर सकता है बहुत ही जल्द। अब पाकिस्तानी क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पर? अब अगर आप इंडिया के बारे में सोच रहे हैं तो 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर डिपेंड करता है कि इस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान चाइना की तरफ और जाता है या फिर उल्टा यूएस की तरफ चले जाता है, क्योंकि अगर वो चाइना से ज्यादा मदद मांगता है तो इसका मतलब है कि यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं। पर इस क्राइसिस की वजह से अगर पाकिस्तान अपने रिलेशनशिप्स यूएस के साथ बेटर करने की कोशिश करता है, और हो सकता है कि ये ड्रोन स्ट्राइक एक एग्जाम्पल था उस चीज का, तो वो इंडिया के लिए थोड़ी नेगेटिव चीज हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया चाहता है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। और दूसरा फैक्टर है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पॉलिटिकल और सोशल चेंज क्या पाकिस्तान में आएगा या नहीं।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट अपर्णा पांडे ने क्लेम किया है कि मिलिट्री कू की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है पाकिस्तान में, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि इसकी जीरो पॉसिबिलिटी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी जंग हुई है वो तब हुई है जब पाकिस्तान एक डायरेक्ट मिलिट्री लीडरशिप में था। अब अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया पाकिस्तान में तो उस नई गवर्नमेंट का क्या आउटलुक रहेगा इंडिया की तरफ, ये जानना मुश्किल है। हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है जिसकी इकोनॉमी अभी स्टेबल नहीं है, और जैसे हमने देखा श्रीलंका के केस में कि ये इतना नामुमकिन भी नहीं है। जनाब, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी पाकिस्तानी की वीडियो थी, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये कि किसी इंडियन की वीडियो थी और बहुत ही डिटेल थी, बहुत ही कड़वी हकीकत थी, बहुत ही कुछ सच था, और इस बारे में हम काफ़ी कुछ जानते भी थे, समझते भी थे। कि एक चीज़ और है, 22 मरतबा IMF की तरफ जाना। आपको पता है एक मरतबा भी जाने का मतलब क्या होता है कि आप संकट में हो, आपका देश बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में है। बिल्कुल एक मरतबा। अच्छा वर्ल्ड बैंक अलग है, हमारे यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता। IMF अलग है। IMF लोन उस वक्त IMF की तरफ जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होते हो। वर्ल्ड बैंक एक अलग चीज़ है, उससे लेने तो मसला नहीं है, उस वक्त लिया जाता है वर्ल्ड बैंक से, उस वक्त मामला चल रहे होते हैं जब आपका देश सही चल रहा होता है। सही चल रहा है। IMF की तरफ बहुत ही बुरी कंडीशन में क्योंकि जाता है। वहाँ पे इंटरेस्ट हमने सुना था बहुत ज़्यादा होता है, IMF एक इस तरह का वो अपनी शराइत रखते हैं, कड़ी से कड़ी शर्तों के बावजूद वो देते हैं। तो फिर वर्ल्ड बैंक से तो लेना एक आम सी बात है, नॉर्मली कंट्रीज़ लेती होंगी वर्ल्ड बैंक से, लेकिन IMF, क्योंकि हमने प्रॉपर एक वीडियो देखी थी, IMF के पास जाना बहुत मुश्किल है, बहुत बुरी कंडीशन, बदतरीन कंडीशन है आपकी। क्योंकि उन्होंने मिसाल ऐसे दी थी कि आप ऐसा है कि जी आप स्ट्रेचर पे हो और आपको वेंटिलेटर पे लिटाया गया है और बस आपकी सांसें चल रही हो, वो भी मुश्किल से। तो इस स्थिति में आप जाते हो IMF के पास, तो पाकिस्तान की वही कंडीशन है। अच्छा खैर 22nd बैल आउट है ये, बहुत ठीक है, और इतना बैल आउट किसी और कंट्री ने कभी नहीं लिया। इसका मतलब ये कि हमारे क्या हालात हैं, हमारी क्या कंडीशन है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सही। अच्छा एक और चीज़ कि बहुत टाइम तो आर्मी रही हमारे मुल्क में, आर्मी का होल्ड रहा, आर्मी ने हुकूमत की है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिसेबल हो जाता था, डिसस्टेबिलिटी हो जाती थी, बहुत मामला डिसेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हो जाती, माजूरी समझ लो, गवर्नमेंट माजूर हो जाती थी या बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन होती थी, तो आर्मी को होल्ड करना पड़ता था। बहुत टाइम तो आर्मी रही, उसके बावजूद 30 प्राइम मिनिस्टर रहे। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क में कितनी अफरा तफरी सियासत में रही है, कितनी हलचल रही है, कितनी ऊंच नीच रही है। मतलब भी अपना एक जो टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट नहीं किया। अच्छा इसकी अगर आप किसी से बोलो तो वो ये कहेंगे कि ऐसा होता है, ठीक है, तो किसी और कंट्री की मिसाल दें तो वो बोलेंगे नहीं जी वो पहले आज़ाद हुए थे या वो बाद में आज़ाद हुए थे तो उनके साथ ये है तो उनके साथ। यार आप दूर मत जाओ, आप इंडिया की मिसाल ले लो, 7 आज़ाद हुए थे, एक दिन का फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं होता। उनके 19 प्राइम मिनिस्टर, जबकि हमने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि उनकी भी कई प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्नओवर पूरा नहीं किया था, उनको उतार दिया गया था। तो मैं ये कह रही हूँ कि उनके भी 19 हैं, हमारे 30 है, तकरीबन डबल। मतलब हमारे और कम होने चाहिए थे उनसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो आर्मी बहुत टाइम रही ना, तो आर्मी को हटा दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर को काउंट किया जाए तो 19 से भी कम होने चाहिए। 19 से भी कम होने चाहिए, बिल्कुल। बात हो रही थी वो आप कह रहे थे 19 से भी कम होने चाहिए, क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट और मिलिट्री का मार्शल लॉ ज़्यादा टाइम लगा रहा है। अयूब खान, ज़िया, मुशर्रफ, अच्छा हमारे 10 साल तो मुशर्रफ ले ले। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है, 10 साल तक तो वो रहे। बिल्कुल, तो इस तरह बहुत सारे आर्मी चीफ रहे, तो हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर और कम हो जाने चाहिए थे, फिर भी उनसे ज़्यादा। अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कंपनीज़ जो हैं बाहर की आपके मुल्क में सरमायाकारी कब करेंगी? जब आपके मुल्क में सब्सिडी देंगे आप सब्सिडी भी दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपके मुल्क में अमन व अमान हो, स्टेबिलिटी हो, आपके मुल्क में एक पुरसुकून माहौल हो बिज़नेस करने का। आप मुझे एक बात का जवाब दें। एक दफ़ा ऐसा हुआ, इत्तेफाक हुआ कि मेरे छोटा भाई वो अक्सर क्वेश्चन करता रहता है, आपने कहा ना बच्चों के अंदर आदत होती है क्वेश्चन करने की, तो वो अक्सर करता रहता है, वो कहने लगा शुगर मिल तो सिर्फ PMs की होती है,
प्राइम मिनिस्टर, वो मुझसे लड़ने लग गया। सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं उससे लगी नहीं, तुम में वहम हो गया कि मिनिस्टर्स की होती है, आम इंसान की भी हो सकती है, कोई मेहनत करे, कोई लगाना चाहे, किसी के पास पैसे हों, इन्वेस्टमेंट करे, कर सकता है। नहीं आप ही, मेरे हिसाब से शुगर मिल और मिनिस्टर मतलब इन्हीं की हो सकती है। लेकिन उसके जहन में ये बात कैसे आई? तो बड़ी फिर बात है। मैंने भी बहुत गौर करा और मुझे कोई बंदा नहीं दिखा कि नहीं, मैं सही। उसको एज एग्जाम्पल बता दूं नहीं, कि नहीं। यार फला को देखो वो तो मिनिस्टर नहीं है, या उसको देखो वो तो मिनिस्टर नहीं है, या उसको देखो वो तो पॉलिटिशियन नहीं है। वाकई मुझे कोई साधारण इंसान नहीं दिखा। अच्छा, मज़े की बात क्या है? क्या है? मज़े की बात ये है कि इन लोगों के हाथ में शुगर मिल है, इन्हीं लोगों का सिस्टम है, तो शुगर के रेट भी ये लोग अपने हिसाब से तय करते हैं। यानी कि ये जो रेट चाहें जो तय कर लें, जिस तरीके से ये आवाम के साथ मतलब जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं। अच्छा, मिनिस्टर्स की शुगर मिल्स, मिनिस्टर्स ही उसको सब्सिडी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरी फैक्ट्रीज को या दूसरी चीज़ों को सब्सिडी कैसे मिलेगी जब पूरी सब्सिडी वो अपने आप को ही एक तरीके से अपनी मिल्स को दे देते। और सब्सिडी मिलती कहाँ से? देखिए तो पूरी साइकिल है, बकायदा पूरा चैन है कि वो मिलती है आवाम के टैक्स से। जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो सब्सिडी उनके टैक्स से जाती है, वो सब्सिडी चली जाती है। ये तो वो बात हो गई कि घी गया खिचड़ी में और खिचड़ी गई पेट में। आप देख रहे हैं पूरा साइकिल जो घुमा है, तो फ़ायदा तो सिर्फ उन्हीं को हो रहा है, आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो बीमारी ये निकली पाकिस्तान की नाकामी की, पाकिस्तान की गुर्बत की, कि हमने, हमारे दिमाग हैं, हमारे पॉलिटिशियन कमाना जानते हैं। किन से? आवाम से, अपनी ही आवाम से। बेशक कमाते, ये सोचते कि हम अपनी चीज़ें पूरी दुनिया को बेचें, दुनिया से कमाएं, हम अपने आवाम को फ़ायदा दें। देखिए चाइना ने कितना कमीनापन किया कि चाइना अपनी चीज़ें दे रहा है, चाइना अपने मज़दूर ला रहा है, अपने इंजीनियर ला रहा है। हमने वो भी वीडियो देखी थी कि इंडिया से जब इस तरह की बात होती थी तो वो कहते थे कि आप हमें सिखाओगे, आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करोगे, आप यहाँ आके इंडस्ट्री नहीं लगाओगे, आप यहाँ आओगे कोलैबोरेशन के साथ, हमारे लोग भी सीखेंगे। आपने वो जहाज़ों वाला भी सुना था, मेंटेनेंस वाला भी। रशिया से उन्होंने इस शर्त पे जहाज़ लिए थे कि पता नहीं मशीनरीज ली थी, चीज़ें ली थी कि आप हमें पहले इल्म दोगे कि इसकी मेंटेनेंस कैसी होगी, इसे किस तरीके से करेंगे, आप पहले हमें ट्रेन करो तो उसके बाद। यानी कि वो ये ले लें कि वो फैसिलिटीज़ को बाद में देखते हैं, पहले वो कहते हैं नॉलेज तो मिले, हमें इल्म तो हो कि चीज़ को ऑपरेट कैसे करना है, चीज़ को बनाना कैसे। अब मिसाल के तौर पे एक जहाज़ ले लिया, जहाज़ लेने के बाद भी हमें उसका एक नट को भी सीधा करना है। हेलो आ जाओ, उसके मेंटेनेंस का खर्चा नहीं, कितने पैसे लगेंगे, ये लगेंगे उसके पैसे, उसकी ये लगेंगे, मेंटेनेंस भी सीखना। और दूसरी चीज़ ये है कि कई कंपनियां इंडिया में कहती है कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपनी चीज़, उससे भी उन्होंने कहा है कि मतलब है कि आप असेंबल नहीं मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करें, मजदूर यहाँ के हों, लोग यहाँ सीखें। अच्छा, एल&टी लार्सन एंड टर्बो, उसके बारे में हमने बड़ा सुना कि वो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके काम करते हैं, वो बाकायदा अपना इल्म अपनी नॉलेज देते हैं, बहुत बड़ी बात है, यानी पूरा मैकेनिज्म वो सिखाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे इंडियन वर्कर्स भी होते हैं, इंडियन इंजीनियर्स भी होते हैं और वहाँ के इंजीनियर्स भी होते हैं। एक चीज़ देखें तो सही कि नॉलेज मिलती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आज कल ही मेरे जहन में आ रही थी कि चाइना ने एक फैक्ट्री यहाँ नहीं लगाई यार। चाइना के हम इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं। चाइना को पता है यहाँ पर आवाम बहुत है, यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत है। चाइना ने मतलब अपना इल्म देने का नहीं सोचा। मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, मैं एक चीज़ बना लेता हूँ, एक प्लास्टिक की बोतल, फलानी चीज़ कुछ भी बना लेता हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ जाके लगाऊँ ताकि ये लोग भी अपनी चीज़ खुद बनाएं। हाँ, सीखें। ये चीज़ कभी नहीं की। चीज़ें दी ज़रूर हैं, आप हमें रास्ता दो और उसके बस पैसे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोट की, अक्सर वीडियो देखता हूँ जैसे लोग चीज़ें बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे जैसे वो मेलामाइन के कोई बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, मेलामाइन क्या कहते हैं, डिनर सेट, किस चीज़ का बना होता है वो? प्लास्टिक के जो डिनर सेट होते हैं, तो वो यहाँ बन रहे, कैसे बन रहे पता है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही 200-300 साल पुरानी मशीन है। हाँ। उस मशीन के अंदर एक ही सांचा है, उसके अंदर प्लास्टिक डाल रहा है बंदा, दाने डाल रहा है प्लास्टिक के, उसको मशीन ऊपर से यूँ आ रही है, एक ही मशीन है पुरानी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं 100 साल पुरानी। अच्छा, फिर वो मशीन गर्म होती है और प्लास्टिक एक शेप में आ जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर किया, फिर एक छोटा सा और दाना है, चाय की छन्नी है, ये बर्तन बनने की मशीन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैं आपको जूस निकालने की मशीन, बर्तन बनने। फिर वो मशीन ऊपर हो रही है, फिर चाय की छन्नी में थोड़ा पाउडर रख के ऊपर छिड़क रहा है अपने हाथ से बंदा, मैनुअली। अच्छा, फिर बोला ये क्यों छीन रहे हो?
बोला ये इसलिए छान रहा हूँ थोड़ा सा, ये आखिरी में ऊपर चमक लाएगा। अच्छा, पॉलिश ये प्लास्टिक के बर्तन बन रहे हैं। अच्छा, फिर स्टिकर फूल का बना हुआ वो ऊपर रख रहा है अपने हाथ से, हट गया, फिर वो आया, स्टिकर भी बन गया, चमक भी आ गई और मशीन ऊपर हो गई, पेचकस ये छुरी से उस बर्तन को जो चिपक गया ना, बर्तन गरम सांचे में, उसको पेचकस से निकाल रहा है, ठक, वो एकदम गिरा गरम। यानी कि मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, 100 साल 200 साल पुरानी मशीनें शायद चाइना ने हमें दी है शायद। अच्छा, मुझे अभी इस वीडियो में भी जिक्र किया गया कि वो मशीनरीज जो हैं, जो मशीनरीज उन्होंने बनाई हैं, जिसके थ्रू वो दूसरी चीज़ें बना भी रहे हैं, तो वो पहले मशीनरीज बाहर से यहाँ मंगवा रहे हैं, जैसे पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, तो मशीनरीज को बाहर से यहाँ मंगवा रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं तैयार करे कुछ भी कि हमें भी नॉलेज मिले, हमें भी पता चले। अच्छा, एक और चीज़, आपकी मशीनरी से मुझे एक बात याद आई, हमने एक वीडियो देखी थी गुरुद्वारे की, जहाँ पे मैंने बोला था यार आटा और वगैरह सब मशीनरी से हो रहा था और हाथ के हाथ धुल रही थी, साफ़ हो रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा था वो सिस्टम। मुझे याद आया कि वो मशीनरीज जो हैं, आपने यहाँ पे भी देखा होगा, लंगर होता है, बड़े से बड़े मज़ारों पे चले जाएं, बड़ी से बड़ी जगहों पे चले जाएं, दरगाहों पे चले जाएं, आप देखिएगा खाना मैनुअली बन रहा होता है, बिल्कुल कोई मशीनरीज हमारे पास नहीं है कि हम उन मशीनरीज के थ्रू बनाएं। अच्छा, कितना नफीस तरीके से बन रहा था, साफ़ सुथरा था, तेज़ी से बन रहा था, कम वर्करों से बन रहा होगा, और इतने बल्क में। आपने आटा देखा था, आपने दाल देखी थी कितनी बड़ी पतीले में। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास तो, हमें ऐसा लगता है हम हड़प्पा के दौर में हमारे पास तो मशीनरीज ही नहीं है, हमारे पास चीज़ें ही नहीं है, हम जितना कर रहे हैं मैनुअली कर रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहा है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और हम जो कर भी रहे हैं उसको उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरीके से बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मेन मुद्दा ये निकला कि हमारे सियासतदानों ने हमारे ही अवाम को निचोड़ा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत है, और पूरी दुनिया में अब ये शोरशा हो रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात और बुरे ना हो जाए, श्रीलंका वाले। तो ये 1 दिन 2 दिन 10 साल 2 साल का खेल नहीं था, 75 साल लगे नोच के खाने में, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को पीछे ले जाने में, आवाम पे किस तरह से नए तरीके से टैक्स 6000 रुपये टैक्स बढ़ गया कमर्शियल मीटर में बिजली के, पूरे लोगों ने एहतजाज किया, 6000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया बिला वजह का, ऐसा अजीबोगरीब टैक्स लगा दिया। लोग बाकायदा ताजिर बाहर, एक यूनिट पे पैसे बढ़ते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये नहीं बढ़ते, 29 रुपये 30 रुपये 35 रुपये एक यूनिट पर यूनिट, मतलब उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। बिजली हमने नहीं बनाई, हमने वो चीज़ें की हैं कि किसी तरीके से यहाँ के आवाम से ही निचोड़ा जाए, तो इस वजह से बुरे हालात हुए हैं। एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो से सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।